गुड मॉर्निंग। एकॉन इंस्टीट्यूट फॉर नर्सेज में आपका बहुत स्वागत है। तो आज हम एक सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे साथ हैं हमारे 34 बैच के एक स्टूडेंट जिनका नाम है सुशील कुमार साहू। बहुत दूर से इनकी जर्नी रही है, मतलब ये आसपास दिल्ली के आसपास, देहरादून के आसपास के नहीं हैं, बहुत दूर से यहाँ पढ़ने के लिए आए और अभी SGPGI, RML और जितमर जैसे एग्ज़ाम्स में इन्होंने बहुत अच्छी रैंक हासिल करी और अब अपने फ्यूचर के बारे में ये बिल्कुल श्योर हो चुके हैं कि अब इन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी वैसे नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इनसे कैसा रहा इनका सफ़र, एकॉन ये कैसे आए और क्या क्या परेशानियां इन्होंने फेस करी और कैसे कैसे ये आगे बढ़े। सुशील। थैंक यू सर। माई सेल्फ सुशील कुमार साहू, मैं उड़ीसा से हूँ। एकॉन में बेस 34 का स्टूडेंट रहा हूँ और इसके बारे में मुझे पहले तो मैं थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में उपेंद्र सर का क्लास देखता था, MHN वाले और रिसर्च वाले। उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि कुछ तैयारी करनी है या फिर सिलेक्शन लेके, ऐसा कुछ एंट्रेंस का कोई नॉलेज ऐसा नहीं था। पर उसके बाद जब मैं फिर इंटर्नशिप किया अपोलो भुवनेश्वर में, उसी टाइम पे मेरे एक टीचर थे जिनका सिलेक्शन हुआ था, तो वो बोल रहे थे तू सिलेक्शन ले सकता है थोड़ा बहुत पढ़ के। तो उसी टाइम पे फिर मैंने रियलाइज़ करा कि इंटर्नशिप के साथ पढ़ाई नहीं हो पा रहा था उतना अच्छा। तो मैंने फिर सर के चैनल के थ्रू मुझे मिला कि एकॉन का यूट्यूब चैनल, उसमें मैंने बहुत सारे देखे कि बहुत सारे सक्सेस स्टोरी थे। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत नॉलेज एक्वायर किया कि इसमें कैसे होता है, दूसरा कोचिंग सेंटर कैसे है। राजस्थान के भी कुछ मैंने कोचिंग सेंटर के देखे थे वीडियो, लेकिन उसमें जो टीचर पढ़ाते थे वो मेरे लिए इतना कन्वीनियंट नहीं था जो हिंदी बोलते थे। तो मैंने फिर एकॉन के जितने वीडियोस थे सबको मतलब बहुत सारे वीडियो मैंने छाट डाला। उसके बाद फिर बहुत सारे वीडियो चाहिए, जैसे नवनीत सर के कुछ वीडियो मेनिंजेस वाला वो मिला था और मोहित सर के भी कुछ वीडियो मिले थे और उपेंद्र सर का तो देखता था। और बहुत सारे वीडियो आकाश सर के भी थे, रेस्पिरेटरी वाले कुछ वीडियो, और एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाले भी रोहित सर के कुछ थे। तो ये सारे देखने के बाद मैं फिर घर में बोला कि मैं जाना चाहता हूँ दिल्ली। तो बोले इतना दूर पास में तो कहीं पे भी हो सकता है। उसी टाइम पे उड़ीसा में नहीं था सच कुछ इतना अच्छा, अभी तो एक दो हुआ है, पर उस टाइम पे एक ही था जो भी ऑनलाइन बेसिस पे था। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं आ जाऊँगा, पर उसी टाइम पे हमारा एग्ज़ाम नहीं हुआ था। तो मैंने 2 महीने पहले रजिस्ट्रेशन किया था, पर एग्ज़ाम की वजह से मैं 2 महीने बाद आया और तभी तक भी कोई हमारा एग्ज़ाम शेड्यूल नहीं आया था। तो मैंने फिर सीधा सर को बोल के, रोहित सर को बोल के आ गया और आने के बाद डेमो ले लिया। डेमो मुझे इतना अच्छा लगा। पहले दिन तो उपेंद्र सर के क्लास थे और मोहित सर के क्लास थे। तो मैंने घर में फ़ोन करके बोला कि जो पढ़ाई हो रही है वो गोल्ड लेवल की पढ़ाई है, इसमें कोई शौक़ नहीं है। तो फिर घर में बोले सही है। फिर उसी दिन रात को आ जाता है मैसेज कि तुम्हारा एग्ज़ाम शेड्यूल हो गया है 2 दिन बाद। तो मैंने डेमो ख़त्म करके फिर चला गया उड़ीसा और 20 दिन के बाद मैंने फिर आया इधर। आने के बाद फिर मुझे लगा कि शायद मैं पीछे रह जाऊंगा या ऐसा कुछ। आके फिर रोहित सर से मिला कि सर मैं इतना दिन बाद में आया हूँ तो कैसे करूँ। सर बोले कि तुम जितना नोट्स हैं दोस्तों से वो लिख लीजिए पहला, उसके बाद हमारा डाउट क्लियरिंग क्लास रहेंगे, या फिर तुम क्लास के बाद या क्लास के बीच जहाँ डाउट होता है तुम पूछ सकते हो। तो मुझे इतना, मैं एक्सप्रेसिव नहीं हूँ कि मैं क्लास में उठ के पूछ सकता हूँ या ऐसा करूँ। नोट्स तो मैंने सारे लिख ली, पर उसके बाद क्लासेस में ऐसे होता था कि जो पिछले जो क्लासेस थे उसके लिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, उसी क्लास में ही रिवीजन हो गए। जैसे घनश्याम सर उसी टाइम पे न्यूरो पढ़ा रहे थे, तो न्यूरो का जो चैप्टर वो मेडुला ऑब्लंगाटा ऐसे पढ़ा रहे थे, तो मुझे पहले का सब कुछ वो एवरी क्लास में प्रीवियस क्लास का रिवीजन करते थे, या फिर पहले से जो तुम ये भूल गए हो क्या, फिर एक बार करके वो पूछते थे। उसी तरीके से फिर मेरा क्लास शुरू हुआ इसी तरीके से। और एक चीज़ होता है, जब भी उपेंद्र सर आते हैं ऐसा नहीं है कि तुम्हारे क्या इंडिविजुअली नहीं पूछते कि तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है। वो कुछ ऐसे जनरलाइज चीज़ें बताते हैं जिसमें हमारा जो कुछ भी क्वेश्चन था, शायद ऐसे होता है कभी कभी कि हमारा क्वेश्चन नहीं निकल रहे हैं, और कभी कभी लगता है कि हम पेपर नहीं कर पा रहे हैं या फिर नोट्स नहीं रिवाइज कर पा रहे हैं। तो ऐसे सारा के ऐसे चीज़ें बताएंगे कि तुम्हारा जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। इस तरीके से मेरा फिर इधर एग्जाम। ठीक है। तो सुशील ने अभी SGPGI वाले एग्ज़ाम में जो 905 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी उसमें 121 रैंक लिए, 142 रैंक लिए। तो सुशील, तो फिर आपको यहाँ जब आपने डेमो लिए तो
क्या आपको ऐसा होता है कई कोचिंग्स में कि डेमो में तो दिखाया कोई और जाता है और फिर पढ़ाता कोई और है, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है यहाँ पे? नहीं सर, ऐसे तो कुछ नहीं हुआ था। पहले दिन ही उपेंद्र सर बोल दिए थे कि जो टीचर तुम्हें हम दिखा रहे हैं वही टीचर ही आके पढ़ाएंगे। हो सकता है कभी एक टीचर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो चेंज हो सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हें 13 टीचर हम डेमो में दिए हैं तो 12 टीचर तो आएंगे ही आएंगे, और जो जो सब्जेक्ट बोल के गए हैं वही सब्जेक्ट ही पढ़ाएंगे। इससे कोई दिक्कत नहीं है। पर ये वाला चीज़ रिपीटेशन ही हुआ है, जो टीचर हमें आके बोले थे कि ये टीचर पढ़ाएंगे उसी उसी टीचर आके ही पढ़ाए हैं। तो 34 बैच के स्टूडेंट हैं सुशील कुमार साहू। तो लगभग सुशील अभी तक हमारे जो 6-8 महीने की कोचिंग हुई है उसमें से कितने बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं आपके बैच से? लगभग अभी तक तो लगभग सर 20 से 25 होंगे स्टेट का मिला के। अगर सेंट्रल का ऐसे धरे तो लगभग 20 के आसपास हो जाएंगे जो सिलेक्शन। मतलब 60 से 70 का बैच और उसमें 6 में और 8 महीने में 20 से 25 लोगों का सिलेक्शन हो जाना, तो ये तो काफ़ी अच्छा रेशियो है। तो आपको क्या ऐसी चीज़ें क्लासरूम में देखने को मिली जो शायद आपको कहीं और ना मिलती? ऐसी क्या चीज़ें थी जिससे आप इम्प्रेस हुए और आपने इतनी अच्छी पढ़ाई करी फिर आगे? हाँ सर, मैंने कुछ चीज़ें बताऊंगा। जैसे कि पहला चीज़ तो मोटिवेशन। मैंने उतना तो पहले कोई कोचिंग सेंटर में ज्वाइन नहीं किया था, पर जितना मेरे दोस्तों ने बताते हैं कि हमारा कोचिंग सेंटर ऐसा था या ऐसे हम पढ़ के आए, उसी हिसाब से देखें तो यहाँ का जो पढ़ाई का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है क्लासरूम में एंट्री करने से जाने तक का, वो एक मोटिवेशन का माहौल रहता है, पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहता है। और हमारा बैच में यही रहता है कि कोई भी अगर कुछ बोल रहा है कि ऐसा थोड़ा और अच्छा होता, तो सारे हमारे बच्चे ऐसे होते हैं कि ऐसा नहीं है, जो बता रहे हैं वो सही है। ये चीज़ पॉजिटिविटी एक रहता था, वही मोटिवेशन हर क्लास में मिलता था हमें। और एक चीज़ है कि इधर का जो नोट्स हैं बहुत सिंपल हैं। उसको अगर ऐसा तो नहीं है बिना क्लास के कोई समझ सकता है, पर अगर कोई एकन का बच्चा है या फिर नहीं है फिर भी वो अगर वही नोट्स पढ़े तो बिना कोई टीचर के भी समझ सकता है ये नोट्स इतना सिंपल है। तो वही मैं मान सकता हूँ। जैसे हिमांशु सर के पीडिया, उसमें इतने सिंपल में लिखा हुआ है, उसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि और एक बार उसको कोई बुक रेफ़र करे या ऐसा। और मोहित सर के जो हैं इतना बड़ा बड़ा थ्योरी हो गया, उसमें ऐसे छोटा छोटा करके नोट्स में लिखा हुआ है, इसमें से ये हो रहा है, प्लासेंटा प्रीविया ऐसे ऐसे बन रहा है, पैथोफिजियोलॉजी समझ जाओगे इतना अच्छे से। और एक है कि आकाश सर का जो समझाने का तरीका, एक बार समझा दिए फिर तुम्हें लगा कि हम तो समझ जाते थे, पर सर को नहीं लगता है कि ये समझ गए फिर और एक बार उसको रिपीट करेंगे, फिर लास्ट में पूछेंगे और एक बार। और सारे टीचर्स अच्छे हैं। जैसे कोई कोई टीचर के फेस से पता चल जाता है कि रात भर मेहनत करके आए होंगे। इतने सारे बैचेस पढ़ा चुके हैं, फिर भी लगता है कि वो बहुत मेहनत करके आके पढ़ा रहे हैं। तो वही पॉजिटिविटी हमें भी लगता है। उन लोगों तो इतना सिलेक्शन ले चुके हैं फिर भी इतना मेहनत कर रहे हैं, हम तो एक भी सिलेक्शन नहीं लिए, तो हमें कितना करना चाहिए। वही मोटिवेशन। मतलब आपके लिए टीचर्स ने भी एक मोटिवेशन का काम किया कि टीचर अगर क्लास में मेहनत करे। अच्छा, एक चीज़ हम अकाउंट के बारे में बोलते हैं कि हम क्लासरूम में ही सारे नोट्स याद करवा देते हैं, ये बात कितनी सच है? मतलब मैं जानना चाहता हूँ तुमसे। ये सर बहुत सच मतलब सही बात है, क्योंकि मेरा ऐसा नहीं होता कि मैं रट्टा लगा के बातें मतलब रट्टा लगा के कोई चीज़ें पढ़ सकता हूँ। तो मुझे ऐसा रहता है कोई टीचर, इसलिए तो मैंने 2000 किलोमीटर के सफ़र किया, क्योंकि ऑनलाइन में मिलता था और कॉलेज में भी ऐसे टीचर थे, अगर मैं बोलता हूँ उनको कि मुझे पढ़ा दो तो मिल जाता। लेकिन यहाँ का जो समझाने का तरीका ऐसा था कि मुझे दोबारा जाके रिवाइज करना है, पढ़ना नहीं है। ऐसा माहौल क्रिएट होता था हर क्लास में। ओपन क्लास की जो MHN है, मैंने कभी मतलब उतना अच्छे से नहीं पढ़ा है, लेकिन अभी अगर स्किज़ोफ्रेनिया पूछोगे तो मैं उतना अच्छे से नहीं बता सकता, पर इतना बता सकता हूँ कि जितना एग्ज़ाम के लिए हो जाए। इस तरीके से आपके जो पेपर्स में जितना आते थे, आप तो यही बोल देते हैं कि यहाँ से और कुछ नहीं आने वाला है। तो ये वाला होता है, हर पेपर में वही क्वेश्चन ही आते हैं सर। ठीक है। तो अच्छा, एक और चीज़ हम जो बोलते हैं, क्या आपके टेस्ट हुए लगातार जो 6 से 7 महीने आपने पढ़ा यहाँ पे, क्या 6 से 7 महीने में टेस्ट क्लासरूम में हुए और उनका क्या फ़ायदा मिला आपको आगे? हाँ सर, उसका तो फ़ायदा है। पहले तो मैंने 20 दिन नहीं आया था, तो उसी टाइम पे ऑफलाइन क्लास में एक पेपर हो गया, एक टेस्ट हो गया था पहले। हाँ। 20 दिन में ओके, एक पेपर हो गया था। उसके साथ साथ 2 पेपर हुए थे एक्चुअली में, मैंने 2 पेपर नहीं दिया था, लेकिन उसके बाद के जितने पेपर थे वीकली होते थे, और मैंने वो क्लासरूम में तो नहीं दिया था, वो ऑनलाइन में PG में बैठ के दिया था। लेकिन उसका यही फ़ायदा होता है कि हर एक एग्ज़ाम में यही एहसास होता है कि हमें कुछ नहीं आता है, क्योंकि इधर का पेपर ऐसे बनता है, तुम्हारा अगर रेनाल में ये कंप्लीट हो गया ये पर्सन, तो उसी में से क्वेश्चन तो आता है 1-2, लेकिन जो पर्सन कवर नहीं हुआ है उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं।
इसका मतलब ये है कि तुम कभी 50-60 से ज़्यादा नहीं जा पाओगे। उपेंद्र सर ये बोल के रखे थे कि तुम अगर 40 से 50 जा रहे हो तो तुम एक एवरेज में हो, अगर 60-70 के बीच में आ रहे हो इस पेपर में तो तुम सिलेक्टेड हो, अगर उससे ऊपर जा रहे हो तो तुम कॉपी कर रहे हो गूगल से। ये पहले ही बता हाँ, देते थे। यही चीज़ ही होता था। अच्छा, और क्या क्या चीज़ें आपने अपने तैयारी के दौरान, क्योंकि आपने 2-3-4 एग्ज़ाम अभी बैक टू बैक क्लियर किए, तो उसके पीछे आपकी मेन तैयारी और मेन गोल कैसा रहा? क्या टीचर्स ने, आप कभी क्लास के बाद पूछने आए हों, टीचर ने बताया है, नहीं बताया है, तो आप ये ओपनली बता सकते हैं। ये सर पहले तो क्या होता था, मैं कभी टीचर से पूछ नहीं पाता था। 5 महीने ऐसा गया, मैं पीछे बैठता था 6-7 नंबर बेंच में, उसमें जो पढ़ाते थे उसी को समझ के। उसके बाद मेरे 2 पेपर क्लियर हुए, क्वालिफाई किया मैंने। नॉर्सेट क्वालिफाई किया, उसके साथ साथ पहला वाला जो जिपमर 2022 वो दोनों क्वालिफाई किया। तो मुझे लगा कि ये जो कुछ है नोट्स में उसी में से क्वेश्चन आ रहे हैं, उससे कुछ अलग नहीं जा रहे हैं। जिपमर में भी वही क्वेश्चन थे, नॉर्सेट में वही क्वेश्चन मिले। पर उसके बाद मुझे लगा कि और क्या ऐसे कुछ मतलब जो छूट रहा है, जो मेरे से नहीं पता चल रहा है, तो मुझे कोई टीचर ऐसे मिल जाए। तो मैं सोचता था, कभी नहीं मिल पाता था, पर एक दिन मोहित सर फिर मुझे मिले। मैं जाके पूछा कि सर और क्या करना है, कैसे करना है, तो फिर उसी से एक नया जर्नी शुरू हुआ मेरा। उसके बाद सर को मैंने जो कुछ करता था, चाहे मैंने 2 पेपर पढ़ता था डेली या फिर 2 नोट्स के 2 पेजेस पढ़ता था, सारे चीज़ें आके मोहित सर को बताया कि सर मैं इतना नोट्स पढ़ता हूँ और इतना पेपर करता हूँ, एनक्लेक्स मैंने इतना किया है, मोस्ट भी अभी तक छुआ नहीं है, जो कुछ भी करता था वही बताया, मतलब सच सच सारी चीज़ें बता दिए। तो सर फिर मुझे इंडिविजुअल गाइड करना शुरू किए। शायद ये किसी में नहीं मिलता है इंडिविजुअल गाइड करना, मैं तो सुना ही नहीं था, ये मेरे साथ ही पहली बार हो रहा है। तो इसमें ये पता चला कि सर मुझे बोले कि तुम नोट्स कैसे पढ़ना है। और एक चीज़ मैंने आकाश सर से सीखा था नोट्स के बारे में, जो रैपिड रिवीजन का। पहले तो मैं डीपली पढ़ता जाता था, ये हो गया नोट्स के बारे में। और पेपर, जो इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे लिए मायने रखा ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने मेरे दोस्तों को पूछा था आपने कितने पेपर किए थे एग्ज़ाम से। जो क्वालिफाई किए थे, एक ने मुझे बोले थे कि मैं 90 पेपर किया था एग्ज़ाम से पहले। बाकी जितने दोस्त थे कोई 10, 15, 20 तक थे। तो मैंने फिर जब मोहित सर ने मुझे ये गाइड करके बताया कि पेपर ही सब कुछ बता सकते हैं आपको कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है क्या, तो मैंने एक एक करके नॉर्सेट से पहले तो 31 किया था, उसके बाद मैंने 200 पेपर्स कर लिए एग्ज़ाम तक, SGPJ पहले तक। हाँ, साहू के बारे में मैं एक बात बताना चाहूँगा। तो साहू सुशील आया मेरे पास, तो मेरे से पूछा इन्होंने कि सर कितने पेपर करने चाहिए कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने बोला यार कम से कम 100-150 तो करने चाहिए। मेरे को लगा कि नहीं हो पाएंगे, अरे कौन कर पाता है इतना, मैं खुद नहीं कर पाया तो ये कैसे कर पाएंगे। पर अगले 1 से 1.5 महीने के बाद सुशील मेरे पास आता है और 200 क्वेश्चन पेपर की लिस्ट बना के लाता है। मैंने उसी दिन बोल दिया कि हाँ अब सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी कैसा महसूस कर रहे हैं सुशील हम? अब तो जॉब वॉब लग गई है, घर वालों को कैसा फील हो रहा है? अभी तुम्हें क्या फील हो रहा है? आगे क्या करना है, कुछ प्लान किया है? अभी तो सर मैंने ऐसा बना रखा है, अगर सब कुछ ठीक ठाक चले तो मैं कुछ दिन में एकॉन में दिखना चाहता हूँ। ये मेरा अभी दूसरा टारगेट है। और जब तक बात आती है घर में बहुत खुश हैं, जितना मैं बता नहीं सकता। मेरा जिस दिन सिलेक्शन हुआ मैं घर में फ़ोन किया तो मम्मी ने बोल रहे अच्छा सिलेक्शन भी ले लिया तूने। तो क्योंकि उससे पहले मैं घर भी नहीं गया था, मैं जब से आया था मैं यही ठान रखा था कि जब तक सिलेक्शन नहीं होगा घर नहीं जाना है। उसी के बीच जितना भी परेशानी है मैं नहीं गया घर, सिलेक्शन हुआ तभी गया। चलो ये बहुत अच्छी बात है, हमें जानने को मिली। पर मैं सुशील एक बात पूछना चाहूँगा, कोचिंग्स तो आजकल बहुत सारी हैं नर्सिंग की, हाँ सर। आप क्यों सजेस्ट करना चाहोगे कि बाकी के जो स्टूडेंट हैं जो अभी प्रिपरेशन के लिए आगे जा रहे हैं वो क्यों एकॉन को ही चूज़ क्यों करें? मतलब क्या है यहाँ पे ऐसा कि उनको यही एकॉन ही आके सिलेक्शन मिल सकता है? इसे तो सर मैं बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ, जैसे कि मैं आया कैसे, मुझे पढ़ाने का तरीका, पहला चीज़ कि समझने में बहुत आसान हो जाता है जब कोई इस तरीके से पढ़ाता है। मैंने नहीं पढ़ा था इस तरीके से, जैसे रोहित सर का एनाटॉमी लगेगा कि टटरा ही तुम धर के टटरा से पढ़ रहे हो, एक एक करके कोहनी के बाद में क्या जॉइंट होता है, क्या प्रोसेस होता है, ये नहीं पढ़ा था मैंने कभी भी, ये सारी चीज़ें। और नोट्स के जो, तो पहला चीज़ होता है इसमें मोटिवेशन, किस तरीके से मोटिवेट करके। 6 महीने पता नहीं चला सर कैसे चला गया। उसके बाद मैंने 3 महीना भी लाइब्रेरी ज्वाइन किया था, तो ये पता नहीं चला उसी मोटिवेशन के, मतलब मोटिवेशन के हिसाब से, और वही मोटिवेशन से पॉजिटिविटी बहुत अच्छे से मिलता था। दूसरा चीज़ जो पढ़ाने का तरीका। तीसरा चीज़ ये जो नोट्स है बोरिंग उतना नहीं बनाते हैं पढ़ने के टाइम पे। और जो सारी चीज़ें होते हैं कि दूसरे दोस्तों ने बोलते हैं कि हम तो एक बुक से पढ़ रहे हैं, पर हम इधर
PR यादव भी पढ़ लिए, टारगेट हाई भी पढ़े हैं, एनक्लेक्स भी पढ़े हैं, मोस भी थोड़ा बहुत तो पढ़ लिए। तो इतना बुक्स जब बोलते हैं ना दोस्तों को, बोलते हैं इतना कुछ कैसे पढ़ सकते हैं 9 महीने में। तो ये सारी चीज़ें एकॉन में मिलता है। और जो स्टडी मतलब पढ़ने के लिए जो एनवायरनमेंट है वो बहुत बहुत मस्त है सर। तो क्या आप सजेस्ट करना चाहोगे अपने जूनियर्स को या बाकी जो लोग आगे कोचिंग करना चाहते हैं? आपका क्या पर्सनल ऑनेस्ट व्यू चाहूँगा मैं आपसे एक। सर मैं तो ऑलरेडी शुरू कर चुका हूँ, मेरे कुछ दोस्त एकॉन में जुड़ चुके हैं ऑनलाइन में। अच्छा। और कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो ऑफलाइन में आके इधर पढ़ने के लिए भी तैयार हैं, वो 1-2 महीने में आ जाएंगे। क्योंकि उनको तो पता था मैं कैसे पढ़ता था, क्या था। उधर से आके 142 रैंक, ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, तो उनके लिए उससे भी बहुत बड़ी बात है। तो मैं इसलिए बोलना चाहूँगा कि अगर तुम्हें, मैं तो ले चुका हूँ सिलेक्शन, तो उसी हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि तुम्हें कोई गड़बड़ी नहीं होने वाली है। इतना कॉन्फिडेंस से मैं बोल रहा हूँ, तो आपको ये पता चल गया होगा कि इधर आके अगर तुम्हारा मोटिव सही है कि मैं पढ़ के सिलेक्शन ले सकता हूँ, तभी तुम आके ज्वाइन कर लो, सिलेक्शन ऐसे ही मिल जाएगा। 6 महीने में नहीं होगा तो 9 महीने तक, मेरे हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, तो ये बहुत लंबी टाइम होगी, इसी में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर पढ़ना नहीं है तो नहीं आना चाहिए, आके क्यों टाइम फिर वेस्ट करें। थैंक यू सो मच सुशील। सुशील ने अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत थैंक यू। और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई कि बाकी कोई भी अगर नया अकाउंट से जुड़ना चाहे, अगर उसका मोटिव सही हो, तो यहाँ पे गाइड करने के लिए हम तैयार हैं। तो ये थी एक सक्सेस स्टोरी सुशील कुमार साहू की, जो उड़ीसा से आए हुए थे। अगर आप भी चाहते हैं अगली बार आप सुशील की जगह बैठें, तो ज्वाइन